हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे पोषण के विषय में। हम पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि पौधे किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं। आज हम देखेंगे कि जंतुओं में पोषण की क्रिया किस तरह से होती है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी जो होता है अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन का मतलब होता है कि हम प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपनी जैविक क्रियाओं में परिवर्तन कर लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी पर पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि इसके अलावा जो अन्य जीवधारी होते हैं वो घास फूस या अन्य छोटे जीवों पर निर्भर होते हैं, जिस आधार पर उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पोषक कहा जाता है। तो वो एक तरह से उपभोक्ता का काम करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कुछ सूक्ष्म जीवों की, तो सूक्ष्म जीवों में जो पोषण की क्रिया होती है वो बड़े आसानी से होती है, जबकि जो जटिल प्रकार के जीवधारी होते हैं या बड़े जीवधारी होते हैं उनमें जो पोषण की क्रिया होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होती है। जैसा कि अगर हम बात करें फफूंद के अंदर, ईस्ट के अंदर और मशरूम के अंदर, ये तो किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं, मतलब मृत सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करने का कार्य करते हैं। अभी हम देखेंगे, आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि जो जंतुओं में पोषण की क्रिया होती है तो इसमें अमीबा को दर्शाया गया है। आप देख पा रहे हैं कि अमीबा में जो पोषण की क्रिया होती है वो बड़े ही सामान्य तरीके से होती है। ये एक कोशिकीय जीव होता है और इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो भोजन का कण है, फूड मटेरियल होता है, वो इसके बॉडी पार्ट से आके अटैच कर जाता है, लग जाता है। और इसमें जो सीडोपोडिया वाला पार्ट होता है, पदार्थ वाला या कूट पार्ट वाला जो भाग होता है, उंगलीनुमा जो संरचनाएं होती हैं जिसके द्वारा ये पानी में आसानी से गमन कर सकता है, वो अंदर की तरफ अंतर्वलन उसमें हो जाता है, अर्थात वो इन्वेजिनेट कर जाता है और जो फूड मटेरियल है, खाद्य पदार्थ है, वो अंदर उसके कोशिका में प्रवेश कर जाता है। अंततः क्या होता है कि जो फूड मटेरियल होता है उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद वो पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लिया जाता है और शरीर के अंदर विलीन होके समस्त भाग में मतलब मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जीवों में जो पोषण की क्रिया होती है वो हमने आपको बताया कि अलग अलग तरीक़ों से होती है। तो जैसे कि एक कोष की जो जीव होते हैं उनमें जो पोषण की क्रिया होती है वो बड़े ही सरल तरीके से होती है। उदाहरण के तौर पे आप अमीबा को ले सकते हैं, जबकि जो जटिल प्रकार के जीवधारी होते हैं, थोड़ा बड़े जीवधारियों होते हैं, उनमें जो पोषण की क्रिया होती है वो डिफरेंट तरीके से होते हैं। इनमें विभिन्न तरह के पाचक रसों का स्राव होता है, साथ ही उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अत्यंत जटिल होता है। अगर हम बात करें मनुष्य में पोषण की क्रिया की, तो मनुष्य में जो आप जानते हैं कि संसार का सबसे विकसित प्राणी होता है और इसमें जो पोषण की क्रिया होती है वो सबसे अलग तरह से होती है। तो आइए हम देखते हैं कि मानव में पोषण की क्रिया किस तरह से संपन्न हो पाती है। तो हम ज़्यादा नहीं, इस फिगर को अगर पूरी तरह से डिस्कस करें तो हमें पोषण बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है इसे हम माउथ कैविटी कहते हैं। इसे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मनुष्य जब एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो उसकी मुख गुहा के अंदर कुल 32 दांत पाए जाते हैं, जिसमें जो 32वां दांत होता है उसे बुद्धि दांत, विजडम टीथ कहा जाता है। दांतों का मुख्य काम होता है ये भोजन को कुतरते हैं, चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने का काम करते हैं। साथ ही मुख गुहा के अंदर जिह्वा जो होती है वो भोजन को इधर उधर पलटने के कार्य में उपयोग की जाती है। और इसी के साथ ही मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो कि संख्या में 3 होती हैं। और ये सलेवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, एक तरह से भोजन को चबाते समय उसमें लार को मिक्स कर देते हैं, जिससे भोजन लसलसा और मीठा हो जाता है। साथ ही उस भोजन के अंदर अगर किसी तरह के बैक्टीरिया या फिर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसको पूरी तरह से माउथ कैविटी के अंदर ही वो नष्ट कर देता है। अब ये इसमें जो लार ग्रंथियाँ होती हैं
उलार ग्रंथियों में जैसे कि कर्णपल्लव के नीचे एक ग्रंथि होती है जिसे हम पैरोटिड कहते हैं। अगर कभी-कभी इसमें इन्फेक्शन वायरल हो जाता है तो इस स्थिति के कारण जो मतलब कि हमारे कपोल होते हैं, गाल होते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, जो कुछ दिनों के पश्चात अपने आप ही ठीक हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि जो मनुष्य में पाचन की क्रिया होती है वो किस तरह से होती है। तो मानव में जो पाचन की क्रिया की शुरुआत होती है, मैंने आपको बताया कि मुखगुहा से होती है। मुखगुहा के अंदर स्टार्च का पाचन होता है अर्थात मंड का पाचन होता है, जो कि खास रूप से कार्बोहाइड्रेट का ही एक भाग होता है। तो जो स्टार्च होता है, स्टार्च क्या करेगा खास रूप से, ये मुखगुहा के अंदर जब हम भोजन को चबाना स्टार्ट करते हैं तभी इसका पाचन शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन जब मुखगुहा गुहा के अंदर होगा, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा जो हमें पाइप की तरह जो संरचना दिख रही है, इसे हम लोग ग्रसिका कहते हैं, ओइसोफेगस कहते हैं। इसमें भोजन का पाचन किसी भी तरह से नहीं होता है। भोजन का पाचन मुखगुहिका में इस कारण से भी नहीं होता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है। साथ ही इसमें किसी भी तरह की कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड भी नहीं होती है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी ये जो ओइसोफेगस है, ग्रास नली है, ग्रास नली से ही लगा हुआ यहाँ पे सामने की साइड में एक नली और होती है जिसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं और इसे वायुनाल कहते हैं। और ये क्या करती है, श्वासनाल भी इसी कह सकते हैं। इसका कार्य होता है ये सांस लेते समय हवा को हमारे फेफड़े तक पहुंचाने का काम करती है। तो जो श्वास नाल होती है और जो आहार नाल होती है, दोनों नलिकाएं यहाँ से आपस में जॉइंट होती हैं। तो ये जो जॉइंट प्लेस होता है ये फेरिंग्स होता है और फेरिंग्स में तीन पार्ट होते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और नेसोफेरिंग्स। तो जो लैरिंगोफेरिंग्स होती है उसका काम क्या है, वो एक तरह से हमारा स्वर यंत्र होता है जिसके द्वारा हम बोल पाते हैं, अलग अलग तरह की ध्वनियों को निकालने का काम करते हैं। और जो हमारी ये दूसरा भाग होता है जिसे हम लोग जो कि ओइसोफेगस में खुलता है, तो उसे हम लोग ओरोफेरिंग्स कहेंगे। वो क्या करेगा, भोजन को निगलने का काम करता है। और तीसरे नंबर पे आता है जो हमारा नेसोफेरिंग्स। वो क्या करता है, वो उसे हम लोग श्वास नाल कहते हैं और वो एक तरह से वायु को, हवा को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पे हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो भोजन है वो यहाँ से ओइसोफेगस से होता हुआ ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में आता है, जो कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर जे के आकार का होता है। अब जब भोजन हमारा आमाशय में आता है तो यहाँ पे प्रोटीन और वसा जो होती है उसका पाचन होता है, लेकिन प्रोटीन और वसा का पाचन पूरी तरह से आमाशय के अंदर नहीं हो पाता है, स्टमक के अंदर पूरी तरह से नहीं हो पाता है। और उसके बाद जब हमारा भोजन आमाशय से आगे की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पे आता है ड्यूडिनम के अंदर। तो ड्यूडिनम वाला जो भाग होता है ये छोटी आंत का ही भाग होता है। तो छोटी आंत का जो भाग ड्यूडिनम है, यहाँ पे क्या होता है कि लीवर, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत इसे बोलते हैं, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इससे पित्तरस का स्राव होता है। तो पित्तरस जो होता है वो हमारे पित्ताशय में, जो कि यहाँ पे आपको छोटी सी ये थैलीनुमा संरचना दिख रही है, यही पित्ताशय है, जिसे हम लोग इंग्लिश में गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। तो ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को कंडक्ट करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है और फिर उसके बाद इससे जो नलिकाएं निकलती हैं ये ड्यूडेनम में आके खुलती है, छोटी आंत में आके खुलती हैं। और इस तरह से जो छोटी आंत होती है वो बाइल जूस की सहायता से पूरी तरह से भोजन में जो प्रोटीन और फैट होता है उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करने का काम करती है। आमाशय के ठीक पीछे की साइड में एक छोटी सी और ग्रंथि होती है जिसे हम लोग अग्न्याशय पैंक्रियाज कहते हैं। और ये अग्न्याशय पैंक्रियाज भी क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करने का काम करता है। तो ये जो बाइल जूस हुआ और जो पैंक्रियाटिक जूस अर्थात जो पित्त रस और हमारा अग्न्याशयी रस होता है, ये प्रोटीन और वसा को पूरी तरह से पचाने का काम करता है। छोटी आंत जो कि हमारे आहार नाल का मुख्य भाग है, ये क्या करती है, पूरी तरह से भोजन को पचाने का काम करती है। और छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरी तरह से भोजन का पाचन हो जाता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि हमारी ये जो आंत होती है उसके अंदर इस तरह से अंगुली नुमा संरचनाएँ पाई जाती हैं और ये अंगुली नुमा संरचनाओं को हम लोग विलाई
अर्थात विलस कहते हैं, जिसे हम लोग रसांकुर हिंदी में बोलेंगे। इनका काम क्या होता है, ये पचे हुए भोजन में जो पोषक तत्व होता है उसको पूरी तरह से अब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, अर्थात अवशोषित करने का काम करती हैं। तो उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि जब हमारा भोजन पूरी तरह से पच जाता है तो पचने के बाद ये आता है बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत के अंदर जब भोजन आता है तो इसमें भोजन का किसी भी तरह से पाचन नहीं होता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का न तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट होता है, न ही कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। तो यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें जो पचा हुआ भोजन होता है तो उससे जो बचा हुआ अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ होता है वो यहाँ से होते हुए इस तरह से रेक्टम में अर्थात मलाशय में आकर एकत्रित हो जाता है। जब भोजन हमारा रेक्टम में आके एकत्रित हो जाता है तो ये फिर क्या होता है कि नीचे की साइड में जो गुदा द्वार है, जिसे हम लोग गुदा द्वार बोल रहे हैं, तो यहाँ वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे स्फिंक्टर मसल होती है, जो कि छल्लेदार मांसपेशियाँ होती हैं। और ये क्या करती हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होने लगता है तो समय समय पर इसे मल परित्याग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं। अभी हम बात करेंगे कि ये जो हमारा आहार नाल है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी टोटल जो लंबाई होती है वो 9 मीटर के अराउंड होती है। तो हमारी आहार नाल की टोटल जो लंबाई होती है वो 9 मीटर के लगभग होती है। इसमें थोड़ा ज़्यादा और कम भी हो सकता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि सबके आहार नाल की लंबाई 9 मीटर ही होगी। तो आहार नाल की लंबाई हम कहाँ से कहाँ तक काउंट करेंगे, तो ये हम मुख गुहा से लेके गुदा द्वार तक की बात करेंगे। तो ये जो टोटल लंबाई है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 मीटर के अराउंड होती है। तो और लेकिन इसमें भी खास बात है कि जो हमारी छोटी आंत है उसकी जो लंबाई होती है वो अराउंड 6 मीटर के आसपास होगी, और जो बड़ी आंत होगी इसकी लंबाई 1.5 अर्थात 1.5 मीटर के लगभग होती है। तो छोटी आंत 6 मीटर के आसपास लंबी होती है, जबकि जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई 1.5 मीटर के लगभग होती है। अब यहाँ पे थोड़ा हमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि छोटी आंत लंबाई इसकी ज़्यादा है, नाम इसका छोटी आंत, और जो बड़ी आंत है लंबाई इसकी कम है, नाम इसका बड़ी आंत। इसका जो नामकरण किया गया है इसके विड्थ के बेसिस पे किया गया है, इसकी मोटाई के आधार पर किया गया है। तो जो बड़ी आंत है उसकी मोटाई ज़्यादा है और जो छोटी आंत है इसकी मोटाई कम है। तो छोटी आंत की मोटाई कम होने के कारण इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोल देते हैं, जबकि बड़ी आंत की मोटाई अधिक होने के कारण इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोल देते हैं। और दोनों के अंदर रसांकुर पाए जाते हैं। तो जो हमारी बड़ी आंत है, यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि इसमें भोजन का पाचन किसी भी तरह से नहीं होता है, फिर भी बड़ी आंत के अंदर जो रसांकुर होते हैं वो रसांकुर क्या करते हैं कि जो पचे हुए भोजन में छोटी आंत के अंदर जब पाचन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता है तो जो पचा हुआ भोजन होता है उसमें भी जो अपशिष्ट पदार्थ रह जाता है वो उन अपशिष्ट पदार्थ के अंदर भी जो जल की मात्रा होती है, जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है, उसे बड़ी आंत पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेती है। और लास्ट में जो एकदम अपशिष्ट पदार्थ होगा, खराब पदार्थ होगा, उसे मल के रूप में जो बड़ी आंत का एनस वाला पार्ट होगा, गुदा वाला भाग होगा, उसे क्या करेगा, निष्कासित करने का कार्य करता है। इस तरह से मनुष्य के अंदर भोजन का पाचन की क्रिया पूरी तरह से कंप्लीट होती है। अभी हम बात करेंगे कि ये जो हमारा भोजन है ये मुख गुहा से कैसे आहार नाल से होता हुआ वो कैसे गुदादार से बाहर की तरफ निकलता है। इसमें एक खास बात होती है कि हमारा ये जो भाग है वो इसोफेगस वाला ये जो पार्ट होता है जिसे हम लोग ग्रसिका कहते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि जब हम भोजन को चबाना शुरू करते हैं तो मुखगुहा के अंदर ही भोजन लसलसा और मीठा हो जाता है। जब ये लसलसा और मीठा हो जाता है तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है। जब ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है अर्थात हमारी ओइसोफेगस में खास रूप से आता है, तो ओइसोफेगस में एक क्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस का मतलब होता है क्रमाकुंचन। तो क्रमानुकुंचन की जो क्रिया होती है इसमें नॉर्मली क्या होगा कि जो भोजन होगा वो आगे की तरफ ऐसे खिसकता हुआ ऐसे आहार नाल में आगे की तरफ प्रवेश करने का काम करता है। भोजन कैसे आगे की तरफ खिसकता है,
तो इसमें नॉर्मली होता क्या है कि ये जो ओइसोफेगस की ये जो पाइप होती है, ये इस तरह से ऐसे पाइप जब मोटी रहेगी तो भोजन यहाँ पे अगर इस हिस्से में ऐसे पहुँचा है तो ऊपर का हिस्सा क्या करेगा, ऐसे नीचे मतलब दब जाएगा। तो ये ऊपर का हिस्सा दबेगा, फिर उसके बाद भोजन आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ इस वाले हिस्से में ऐसे प्रेशर पड़ेगा तो भोजन आगे की तरफ बढ़ेगा। जब भोजन आगे की तरफ बढ़ेगा तो मान लो भोजन यहाँ पे आ गया। अभी क्या होगा कि ये वाला हिस्सा ऐसे दब जाएगा। जब ये वाला हिस्सा इस तरह से दबेगा तो फिर से भोजन आगे की तरफ बढ़ेगा, और ऐसे ही होते हुए भोजन ऐसे आगे की तरफ ऐसे बढ़ता रहता है, और ये पीछे का हिस्सा ऐसे दबेगा, फिर भोजन यहाँ आ गया, फिर ये वाला हिस्सा ऐसे दबेगा। तो इस तरह से ये जो हमारा ओइसोफेगस है, ये जो नली है, वो इस तरह से ऐसे ऐसे दबती रहती है और भोजन ऐसे आगे की तरफ इस तरह से बढ़ता रहता है। यही जो क्रिया होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भोजन हमारी ओइसोफेगस के अंदर आता है, पेरिस्टालसिस के कारण यह आगे की तरफ खिसकते हुए आमाशय के अंदर आता है, और जब भोजन आमाशय में आता है तो ये लगभग 3 से 4 घंटे तक आमाशय के अंदर ही रहता है। तो भोजन 3 से 4 घंटे तक आमाशय के अंदर रहता है, और आमाशय के बाद जब भोजन हमारी छोटी आंत के अंदर पहुंचता है तो पाचन की क्रिया लगभग कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे पूरी तरह से जो भोजन का पाचन होता है, हमने आपको बताया कि छोटी आंत के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो हमें क्या क्या इसमें मुख्य रूप से याद रखना है कि जो पाचन की क्रिया होती है वो शुरुआत होती है मुख गुहा से, और भोजन की पाचन की जो क्रिया पूरी तरह से कंप्लीट होती है वो छोटी आंत के अंदर कंप्लीट हो जाती है। उसके साथ साथ हमारा ये जो HCl है, इसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भी बोलते हैं, और इसमें लगभग 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, अर्थात जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे जठर रस निकलता है और ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो क्या करता है कि बाइल जूस को सिक्रीट करता है, पित्तरस का निर्माण करता है, और पित्तरस यहाँ पे पित्ताशय में आकर एकत्रित होता है, और समय समय पर ये पित्ताशय से जो नलिका निकलती है उससे पित्तरस छोटी आंत के अंदर आकर निकलता है। साथ ही ये जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज भी क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, पाचक रस को स्रावित करने का कार्य करता है, जो क्या करेगा हमारे छोटी आंत के अंदर जो प्रोटीन और फैट होगा उसके पाचन में सहायता करेगा। अभी हम बात करते हैं कि जो हमारी बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में यहाँ पे आप एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, ऐसे अंगुली नुमा ये संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये जो अंगुली नुमा संरचना होती है इसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं, हिंदी में कृमिशेष परिशेषिका बोलते हैं। इसका पहले हमारे जीवन में रोल था, हमारी लाइफ में रोल था। ये एक तरह से जो शाकाहारी लोग थे, पहले मनुष्य जब शाकाहारी था, कच्चा मांस खाता था, कच्चे फलों को खाता था, मांसाहारी भी था मानव, लेकिन जब वो आदि मानव वाला जीवन जी रहा था, पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर रहता था, वो ज़्यादातर कच्चे मांस को खाता था, कच्चे फलों को खाता था। तो ऐसी स्थिति में ये जो अपेंडिक्स थी, ये क्या करती थी, सेलुलोज का पाचन करती थी। सेलुलोज कच्चे फलों में, कच्चे मांस के अंदर, खास रूप से फलों के अंदर पाया जाता था और घास फूस के अंदर पाया जाता था। तो ऐसी स्थिति में ये सेलुलोज का पाचन करती थी। लेकिन अब मनुष्य ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो भोजन को पका के ज़्यादातर खाने लगा है। तो इस कारण से अपेंडिक्स का हमारे शरीर के अंदर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा है। अब ये एक अवशेषी अंग हो गया है, इसका किसी भी तरह से हमारे जीवन में कोई भी उपयोग नहीं है। ऐसी स्थिति के कारण अपेंडिक्स में होता क्या है कि कभी कभी भोजन के कण इसमें जाकर फंस जाते हैं और इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। ऐसी स्थिति के कारण दाहिनी साइड दर्द होने लगता है, और इसी कारण से इसे डॉक्टर क्या करता है, छोटा सा चीरा लगाकर इस अपेंडिक्स को शरीर से बाहर निकाल देता है, और इससे हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल। हैव ए नाइस डे।